हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मूल कंसेप्ट यानी कि मूल अभिधारणा, हिंदी मीडियम की बात हम कर रहे हैं तो मूल अभिधारणा या मूल कंसेप्ट एक ही बात है ना। तो इसका अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास तक जो है वो हमने बात करी थी परसेंटेज कंपोजिशन की। किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज या मास परसेंटेज आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, पिछली क्लास तक हमने ये सारी बातें कर ली है। मैं एक चीज़ और बता देता हूं भैया, इंग्लिश वाले बच्चे वहां पर मूल कंसेप्ट जो है वो हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। अगर आप जो है वो हिंदी वालों को भी अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप वो क्लासेस भी जाके देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। वैसे जो है वो इंग्लिश में जब करवाते हैं तो केवल जो है वो लिखने का तरीका इंग्लिश में रहता है, बाकी सारी चीज़ें बाइलिंगुअल रहती है। और अभी यहाँ पर हम जो है वो हिंदी में बात करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में देखेंगे, लिखेंगे भी हिंदी में, नोट्स भी जो है प्रॉपर हिंदी में ही हम बनाएंगे, ठीक है ना। और जो है वो अब आगे से जो है वो आप इसके साथ हिंदी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। और धीरे धीरे जो वो सारी चीज़ें, सारा चैप्टर, सारे जितने भी जो चैप्टर है वो भी मैं धीरे धीरे हिंदी में रिकॉर्ड करूंगा। इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, वो चैनल पर है। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश और हिंदी से, तो आप जाके जो वो सारे चैप्टर्स एक्सेस कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं है, अपना कोई दूसरा जो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो उसको जाके 500 रुपये में, 1000 रुपये में, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, फ्री सेवा है। तो आ जाओ ज़रा कि भाई मूल कंसेप्ट या मूल अभिधारणा की बात हम करें। और इसमें जो परसेंटेज कंपोजिशन की बात हमने करी थी कि भैया किस तरीके से आप एक एलिमेंट का परसेंटेज या मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो किसी कंपाउंड में। उसी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक दो क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा जरा कि एक क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगा। और क्वेश्चन जो है वो हमारा है, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन से कई बार इस तरीके का सवाल आता है, यदि इंसुलिन में सल्फर की भार प्रतिशतता यह आपको दे दिए 0.064% है, तो इंसुलिन का न्यूनतम संभव अणुभार ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संभव अणुभार ज्ञात कीजिए, ये कंडीशन है भैया, है ना। कि भाई आपको जो है वो ये दे रखा है कि इंसुलिन में सल्फर की भार प्रतिशतता आपको दे रखी है, और भार प्रतिशतता कितनी है, 0.064% है, ठीक है। और न्यूनतम संभव अणुभार पूछा है। तो एक चीज जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि भैया इस वर्ड पर फोकस करना आप, न्यूनतम संभव अणुभार, ये जो चीज है ना आपको इस पर फोकस करना है ना। और पॉइंट ये है जो कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। मैं इधर जो वो साइड में नोट लगा के इसको जो वो लिखूंगा कि भैया पॉइंट ये है, कंसेप्ट ये है कि न्यूनतम अणुभार के केस में आपको कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या चीज याद रखनी है ना। तो मैं ये लिखूंगा कि भैया न्यूनतम संभव अणुभार, ठीक है। अब देखो जी, न्यूनतम संभव अणुभार अगर आपको पूछे, ठीक, तो वहां पर आपको मुझे एक बात बताओ कि किसी भी कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एटम के या फिर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स हो सकते हैं। किसी एक यौगिक में किसी एक तत्व के कम से कम अगर मैं पूछूं कितने परमाणु हो सकते हैं, कि कोई भी अपने पास यौगिक है ना, मान लो कोई अपने पास हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है, यौगिक है। मैं आपको पूछूं यार इसमें कार्बन के कम से कम कितने परमाणु संभव हो सकते हैं, या ऑक्सीजन के कम से कम कितने परमाणु संभव हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर कम से कम तो कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, क्योंकि एक से कम परमाणु की संख्या तो संभव नहीं है। मैं आधा पूर्ण पाव परमाणु की संख्या थोड़ी ना बोलूंगा कि भाई ऑक्सीजन का जो है वो 0.4 एटम प्रेजेंट हो सकता है, या ऑक्सीजन का जो आधा परमाणु उपस्थित हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा, है ना। तो भैया जी किसी भी, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपाउंड आ जाए और अगर आपको न्यूनतम संभव अणुभार पूछ रखा है ना, इस तरीके का सवाल दे रखा है, उसमें न्यूनतम संभव अणुभार पूछ रखा है, तो वहां करना क्या, आपको ये मान के चलना है कि जिस तत्व का उसने जिक्र किया है उस तत्व का वहां पर केवल एक ही परमाणु उपस्थित होगा। तो मैं ये लिख देता हूं, न्यूनतम संभव अणुभार के केस में हमें यह मानना है
कि उस यौगिक में दिए गए तत्व का कम से कम एक परमाणु उपस्थित होगा। ठीक है, तो आपको जो है यही मान के चलना है कि भैया कम से कम वहां पर जो है उस तत्व का कितना परमाणु है, एक परमाणु है। जैसे इस वाले सवाल में जो है ना वो आपको क्या दे रखा है भैया, इस वाले सवाल में सल्फर दे रखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इंसुलिन में सल्फर का कितना परमाणु है जी, एक ही परमाणु है। अब मुझे बताओ कि भाई भार प्रतिशतता, परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया होगा, ये बताया होगा। नीचे तो क्या आएगा, अणुभार यौगिक का अणुभार, और ऊपर क्या आया था, इस यौगिक में तत्व का कुल भार। तो तत्व के कुल भार को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि तत्व का परमाणु भार गुणा कर दो इसको कितने से, Z से, और इनटू क्या कर दो, 100 कर दो जी। Z क्या है यहाँ पर कि भैया उस एक अणु में तत्व के कितने परमाणु है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है H2O है, मान लो H2O में Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ग्लूकोज है C6H12O6, तो ग्लूकोज में कार्बन के लिए जो Z की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई ना। तो ठीक यही Z है कि भैया उसमें तत्व के कितने परमाणु की संख्या है। तो तत्व का परमाणु भार, अब वैल्यू रख दो कि भैया यहां पर ये तो दे रखा है 0.064 इज इक्वल टू तत्व का परमाणु भार सल्फर का कितना 32, Z की वैल्यू कितनी माननी है जी, हमें 1 माननी है ना, न्यूनतम कम से कम एक परमाणु हमें लेके चलना है। और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा, गुणा कर दिया हमने कितने से, 100 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अणुभार निकल के आ गया भैया 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.064। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ऊपर जो है वो, देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया भैया जी 0.0 है ना 2 आ जाएगा, तो 0.02 आया, तो ऊपर कितना जाएगा, या इसको जो है वो, तो भैया ये जो है वो अपने पास आएगा कितना 0.002 है ना, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 50,000 है ना, यानी कि बोले तो 5 गुणा 10 की घात कितना 4। ये इतना न्यूनतम संभव अणुभार आ गया कि अगर ऐसा होता है जैसा कि क्वेश्चन में डेटा गिवन है, तो इंसुलिन का जो अणुभार है वो कितना आएगा जी, 50,000 यूनिट या 50,000 AMU आएगा। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, वो समझना है ना, कि कुछ भी आ सकता है भैया, इंसुलिन वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इसके अलावा क्लोरोफिल वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, कैफीन लिखा हुआ मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको न्यूनतम संभव अणुभार का केस ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, यदि, ठीक है, यदि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की भार प्रतिशतता, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की भार प्रतिशतता ये आपको दे दिया भैया 0.0 या 0.12% है, तो क्लोरोफिल का न्यूनतम संभव अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह कंडीशन ऐसी है कि आपको क्लोरोफिल का कम से कम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बताना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो काम अभी हमने किया था ना, आपको ये मान के चलना है कि क्लोरोफिल का जहाँ पर भी जो भी मॉलिक्यूल होगा, अपने पास फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन आपको तो न्यूनतम संभव अणुभार पूछा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मैग्नीशियम का वहां पर कितना परमाणु है, एक ही परमाणु है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका वही अपने पास, ऊपर तो आ जाएगा क्या, एटॉमिक वेट इनटू Z, और यहाँ क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या कर दो जी, 100 कर देता हूँ। तो हमारे पास ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.12 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट है ना, नीचे ये आपको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और Z की वैल्यू कितनी लेंगे जी, 1 लेंगे इनटू 100, ये आ गया जी मॉलिक्यूलर वेट कितना 24 इंटू 100 डिवाइड बाय ये इतना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁴, ये लो खत्म बात है ना। तो इस तरीके के सवाल आपको यहाँ से मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट से पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। कई बार जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन से क्वेश्चन जो है वो देखो, एक तो ये बन गया
कि न्यूनतम संभव अणुभार का क्वेश्चन बन गया। एक सीधा सा आपको परसेंटेज पूछ लिया कि भैया एक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको बोल दिया कि कैल्शियम की भार प्रतिशतता कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको, कई बार ये जेड पूछ लेता है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि भैया यदि हीमोग्लोबिन में Fe की भार प्रतिशतता ये आपको दे दी 0.234% या एग्जैक्टली जो डेटा एक बार चेक कर लेता हूं मैं, तो ये एग्जैक्टली है 0.238% है, तथा हीमोग्लोबिन का अणुभार ये आपको दे दिया कितना, 94,000 यूनिट, या इसको AMU आप बोल सकते हो, यूनिफाइड मास बोल सकते हो, 94,000 U है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में Fe के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको एक अणु में जो है क्या बताना है, आयरन के परमाणु की संख्या बतानी है। देखो जी, बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है ना। अब वही काम कि भाई परसेंटेज निकालने का तो एक ही तरीका है अपने पास, प्रतिशतता निकालने का एक ही तरीका है। नीचे तो क्या आएगा जी, अणुभार, ऊपर क्या आएगा, एटॉमिक वेट, इनटू क्या कर दिया, Z इंटू 100। तो एक ही चीज कैलकुलेट करनी है। प्रतिशतता दे रखी है 0.238 और परमाणु भार आयरन का कितना, 56 होता है। Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये कितना है, ये 94,000 इंटू कितना कर दिया, 100, ये कैंसिल हो गया। तो Z जो है वो आ गया 0.238 इंटू 940 डिवाइड बाय कितना, 56, और इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा कितना, 4। तो एक अणु हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने परमाणु होंगे जी, 4 परमाणु होंगे। इस तरीके के सवाल आपको प्रतिशत संगठन से पूछ सकता है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है भैया, इसमें कोई जो है वो कंफ्यूजन वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं भैया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में वहां से भी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। और पॉइंट जो है वो आज का अपना है भैया मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, है ना, अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये है भैया अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, MF एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF। ठीक है, तो भैया देखो जरा क्या होते हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र का, है ना। जैसे अगर हम अणुसूत्र की बात करें, ठीक है, तो अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र तो आपको क्या बताता है भैया, अणुसूत्र आपको यह बताता है कि एक परमाणु में या एक यौगिक में किसी पर्टिकुलर परमाणु के एक्चुअल में संख्या कितनी है ना। जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में जो कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, 6, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 12, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 6। तो हम बोलते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का हमारे पास क्या है जी, अणुसूत्र है। ठीक है, तो अणुसूत्र आपको यह बताता है कि किसी परमाणु के एक्चुअल संख्या कितनी है, कि भाई कोई यौगिक है, उस यौगिक में जो भी अपने पास तत्व है तो उस तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या यौगिक में कितनी है। जबकि मूलानुपाती सूत्र जो है ना, वो आपको क्या बताता है, मूलानुपाती सूत्र आपको यह बताता है कि भैया इस कंपाउंड में, है ना, कि जो परमाणु है या जो तत्व है इनके परमाणु की संख्या का सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र होगा। कि जैसे यहां पर परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात क्या होगा, CH2O। ये तो मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, सरलतम अनुपात होता है, परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात होता है। जबकि जो अपने पास अणुसूत्र होता है ना, वो क्या होता है, वो वास्तविक परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं पहले तो कि किसी यौगिक का अणुसूत्र यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की
परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात होता है। ठीक है, तो ये हुई एक बात, ये तो है डेफिनेशन की बात, है ना। अब आप ये समझो कि मूलानुपाती सूत्र क्यों जरूरी है ना, कि भाई कई बार दिमाग में सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जैसे हमें कैसे पता चला कि सर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, हमें कैसे पता चला कि कोई भी कंपाउंड है, मान लो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चली, कैसे आया? तो भैया जी देखो जरा, यही मूलानुपाती सूत्र आता है। जब हम किसी यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करते हैं ना, तो अणुसूत्र से पहले मूलानुपाती सूत्र आता है। पहले क्या आता है जी? मूलानुपाती सूत्र। कि पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जाता है और फिर मूलानुपाती सूत्र से जो है वो हम क्या ज्ञात करते हैं? अणुसूत्र ज्ञात करते हैं। अब ये काम कैसे होता है, तो भैया इसके लिए जो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। एक तो होता है गुणात्मक विश्लेषण, एक होता है मात्रात्मक विश्लेषण। दो चीजें हैं अपने पास, एक को तो हम बोलते हैं जी क्या? गुणात्मक विश्लेषण, और दूसरा क्या होता है? मात्रात्मक विश्लेषण। ये दो चीजें अपने पास है। अब गुणात्मक विश्लेषण क्या है, मात्रात्मक विश्लेषण क्या है? जैसे आप अगर 12th में हो, या आप अगर 12th पास आउट हो, या अगर आप 12th में जाओगे, तो भैया एक एग्जामिनर जब आपके एक्सपेरिमेंट होंगे ना, हालांकि वैसे करवाता कोई नहीं है ना, सारा काम जो है वो पैसों से होता है आजकल तो, है ना। तो वैसे जो वो आप 12th में जाओगे तो एक एक्सपेरिमेंट आता है कि जो एग्जामिनर आता है वो आपको एक कागज की पुड़िया देता है ना, और इस पुड़िया में पाउडर देता है, और आपको ये बोलता है कि इस पाउडर में पहचानो कि कौन कौन से तत्व है, या कौन कौन से मूलक इसमें है ना, कौन कौन से आयन इसमें है। आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। हर एक मूलक का, हर एक आयन का जो है वो अपने आप में एक पर्टिकुलरली टेस्ट होता है ना, कि भैया सल्फेट का अलग होता है, हैलाइड का अलग होता है ना। तो हर एक आयन का अपने आप में पर्टिकुलरली क्या होता है? टेस्ट होता है। ठीक है, और वो टेस्ट परफॉर्म करवा के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है वो एक तरीके से यहां पर कौन कौन से मूलक उपस्थित है। ठीक ऐसे ही हर एक तत्व का अपने आप में एक पर्टिकुलरली टेस्ट होता है। जैसे कार्बन का अलग होता है, फिर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, सबका अपने आप में एक अलग टेस्ट होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण में हम ये बताते हैं कि भैया यहां इस सैंपल में कौन कौन से तत्व उपस्थित है, यानी कि यहां हम क्या करते हैं? तत्व की पहचान करते हैं। तत्व की पहचान, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो भैया ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ना, और जिसको जो है वो आप POC बोलते हो, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ये आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भैया जी ऐसा है कि भाई गुणात्मक विश्लेषण में हम क्या करते हैं? तत्व की पहचान करते हैं। तत्व कौन कौन सा, मान लो मैंने जो है वो आपको एक पुड़िया दे दी। अब पुड़िया में जो है मान लो ग्लूकोज ही दे दिया, मुझे पता है इसमें ग्लूकोज है, आपको नहीं पता होगा इसमें ये ग्लूकोज है। ठीक है, आपको थोड़ी ना पता होगा ग्लूकोज होगा इसमें, है ना। तो मैंने बोल दिया कि भाई पहचानो कि ये क्या है। अब कैसे पहचानेंगे? आप कहोगे सर ग्लूकोज तो मीठा होता है, हम चख के पहचान लेंगे कि मीठा है तो ग्लूकोज है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। चख के पहचानोगे, मान लो कोई और केमिकल हुआ, तो मान लो कोई जो वो अलग केमिकल हुआ व्हाइट कलर का, ग्लूकोज व्हाइट कलर का होता, कुछ अलग केमिकल हुआ, मान लो पोटेशियम साइनाइड हो गया या कोई और जहर वहर हो गया, तो और चख लिया गलती से, तो बस वही बात, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, है ना। तो चख के तो नहीं बता सकते, कुछ और पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, है ना। तो चख के बताने का ऑप्शन नहीं है। सूंघ के, हाँ सूंघ के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म हुआ तो वहीं फैल जाओगे, लेट जाओगे। तो भैया जी हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, हम जो है वो एक्सपेरिमेंट, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के हम ये पता करेंगे कि इसमें क्या क्या है। मान लो एक बार आपने पता कर लिया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, क्या एक्सपेरिमेंट करवाते हैं इसकी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है,
तो भैया यहाँ पर जो कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आपने प्रयोग किए अलग अलग, हर एक तत्व का एक्सपेरिमेंट करवाया और जो है वो फिर आपने ये बता दिया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि भैया मुझे ये बता कि इसमें कार्बन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना और इसमें ऑक्सीजन कितना है। कि मान लो मैंने 10 ग्राम का सैंपल आपको दिया था, अब आपको ये बताना है कि 10 में से कार्बन का प्रतिशतता कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना, हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना है। जब आप मात्रा की बात कर रहे हो ना, जब आप मात्रा बताने जाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण बोलते हैं। जब आप तत्व की पहचान कर रहे होते हो तब तो जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, तत्व की पहचान के दौरान तो हम उसको बोलेंगे गुणात्मक विश्लेषण, और जब मात्रा की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे जी भैया, मात्रात्मक विश्लेषण बोलेंगे। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अब भैया जी परसेंटेज आ गया, और परसेंटेज आने के बाद मान लो कार्बन की प्रतिशतता आ गई 40%, हाइड्रोजन आ गया 6.66% और ऑक्सीजन आ गया 53.33%। आपने जो बता दिया कि भाई 10 ग्राम में कार्बन इतना है, 4 ग्राम कार्बन है ना, हाइड्रोजन इतना है और जो है वो ऑक्सीजन इतना, आपने परसेंटेज बता दिया, ठीक है। अब परसेंटेज के बाद में मैं पूछूंगा कि भैया इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो अब हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिशतता की जरूरत पड़ती है। फिर भैया मूलानुपाती सूत्र आने के बाद जो है वो हम क्या बताएंगे, अणु सूत्र बताएंगे। तो ये है ना, ये एक तरीके से मूलानुपाती सूत्र का काम है कि जब भी किसी कंपाउंड की पहचान हम करते हैं, उसका फॉर्मूला बताते हैं, अणुसूत्र बताते हैं, तो फॉर्मूले से पहले हमें क्या बताना होता है, उसका मूलानुपाती सूत्र बताना होता है ना। तो ये हुई एक बात। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो कि मैंने क्या कहा, वापस से आते हैं अपन अणुभार और अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र पर। मैंने आपको क्या कहा कि यार कोई भी तत्व है ना, किसी तत्व का या किसी कंपाउंड में जितने भी तत्व है उनकी एक्चुअल में संख्या क्या, वो तो अणुसूत्र है, और उनका सरल अनुपात क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। तो मैं काम कर रहा हूं, देखो जी, एक तरफ तो मैं ले रहा हूं अणुसूत्र, दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं जी इसका मूलानुपाती सूत्र। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इसका मूलानुपाती सूत्र मैं देखूं, सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। ये इसका हो गया मूलानुपाती सूत्र। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे मान लो मेरे पास है C3H6, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। भैया ऐसे ही करना है, जैसे मान लो C2H6 है तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो अच्छा मुझे ये बताओ कि हम क्या मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा H2O, तो H2O का मूलानुपाती सूत्र भी H2R जो है वो अणुसूत्र भी क्या है, H2O, सरलतम अनुपात ही तो है। NH3 के केस में भी दोनों क्या होंगे जी, सेम ही होंगे। CO2 के केस में भी दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर मैं मूलानुपाती सूत्र को किसी n से गुणा कर दूं, यह मूलानुपाती सूत्र है, इसको n से गुणा कर दूं, जैसे मान लो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, अणुसूत्र बन गया। यहां इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया, अणुसूत्र बन गया। यहां इसको जो है मैं 2 से गुणा कर देता हूं, अणुसूत्र बन गया। यहां इसको 2 से गुणा कर देता हूं, अणुसूत्र बन गया। इसको 1 से गुणा कर देता हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मूलानुपाती सूत्र को किसी इंटीजर से, किसी पूर्णांक से गुणा कर दिया, तो भैया वो किस में बदल जाएगा, वो अणुसूत्र में बदल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है, और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई अणुसूत्र अगर आपको निकालना है तो अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र गुणा n, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है भैया, ठीक है। फिर देखो n कहां से निकालू, अब n कहां से आएगा अपने पास, तो n निकालने का तरीका होता है अपने पास भैया अणुभार डिवाइड बाय मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये n हो गया अणुभार, और नीचे जो इसको डिवाइड कर दो किससे, मूलानुपाती सूत्र भार से। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज के लिए बात करते हैं, ग्लूकोज का जो है कितना होता है अणुभार 180, मूलानुपाती सूत्र भार कितना आता है 30, तो 6 वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र को आप 6 से गुणा कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। ये सिंपल सा काम। अब सवाल ये होगा कि सर हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो हम अणुभार का कैसे ज्ञात करते हैं।
अभी मैंने आपको पूरा तरीका बताया ना कि कैसे जो है परसेंटेज, पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र से जो है हम क्या बताएंगे, अणुसूत्र बताएंगे। लेकिन मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए तो एन की जरूरत पड़ेगी, और एन की जरूरत पड़ेगी तो एन में मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार भी है। मूलानुपाती सूत्र भार तो आ जाएगा, अणुभार कहां से आएगा? तो भैया अणुभार निकालने के लिए अलग प्रयोग करते हैं। जैसे आपके 12th में एक सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, तो उस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम बात करें तो वहां एक टॉपिक है अणुसंख्या गुणधर्म। तो अणुसंख्या गुणधर्मों का उपयोग हम अणुभार ज्ञात करने में ही करते हैं। तो हम वहां से एक जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के बाद में अणुभार हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके अणुसूत्र आएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि भैया रात को जो वो सोए और सुबह सपना आया, रात को जो है वो सपना आ गया कि भाई ये है, ऐसा सूत्र है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। चलो जी, ये हुई एक बात। अब अगला पॉइंट ये है कि भैया क्वेश्चन कैसे आता है, हमें तो वही समझना है। तो आसान सा सिंपल सा काम है क्वेश्चन का, है ना, कि आपको जो कुछ डेटा देगा और डेटा से ही हमें क्या बताना होता है जी, डेटा से ही हमें मूलानुपाती सूत्र भार या मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र बताना होता है। और मैं एक चीज बता देता हूं, जो अभी हमने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी ना या भार प्रतिशतता पढ़ी, जो परसेंटेज निकालना हमने सीखा, बस उस परसेंटेज से ही हम क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। तो भैया जी अगला पॉइंट यही है अपने पास, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना, देखो जी क्या है भैया, इसको हम एक क्वेश्चन से ही समझेंगे कि मूलानुपाती सूत्र जो है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सवाल से मैं इसको आपको बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना। जैसे यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है, तथा यदि यौगिक का अणुभार 180 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार तथा या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। भैया जी इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। आपको जो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र यहाँ तो दोनों ज्ञात करते हैं, कोई एक चीज पूछ लेगा मान लो, है ना। कई बार केवल मूलानुपाती सूत्र भी पूछ लेता है। अणुभार जो है वो आपको दिया हुआ है ना। और जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में देख के ही आपको पता चल गया होगा कि यार अणुभार 180 है तो क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। लेकिन हमें तो कैलकुलेशन आनी चाहिए कि किस तरीके से हम ये चीज ज्ञात करेंगे, हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब देखिएगा कैसे क्या करना है, बहुत ही सिंपल और आसान सा काम है जी। देखो भाई क्या करेंगे, है ना भैया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने क्या कहा आपको, हमें तो क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात मुझे चाहिए। और परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात जो आएगा वो भार प्रतिशतता से ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जो तत्व है उनको लिखो। कार्बन है अपने पास, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। याद रखना हमें परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात चाहिए और इनकी भार प्रतिशतता। सबसे पहला जो स्टेप है वो अपने पास यही है कि भैया आप भार प्रतिशतता जो भी भार परसेंटेज दिया हो इसके नीचे लिख दो। ये 40% दिया है, ये 6.66% दिया है, बाकी जो है वो कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 53.33% हमारे पास क्या आ गया जी, ऑक्सीजन आ गया। पहला काम ये है। अब देखना कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट आपको ये कहता है कि भैया जो भी भार प्रतिशतता है उसको उसी के परमाणु भार से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। परमाणु भार से क्या कर दो,
डिवाइड कर दो भैया, कि जो भी भार परसेंटेज है क्वेश्चन में मिलेगा उसको उसी के परमाणु भार से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर ये आ गया कितना 40/12, यहाँ आ गया जी 6.66/1, यहाँ आ जाएगा कितना 53.33/16। और इसको सॉल्व करो। देखो हो सकता है कि भैया मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के दौरान आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन से गुजरना पड़े, बिल्कुल आ सकती है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखो जरा कितना आएगा, 36 3.33 आएगा, ये आ जाएगा जी 6.66, और ये हमारे पास आ जाएगा 3.33। हो गया काम, पहला काम आपका ये है स्टेप फर्स्ट में। फिर देखो जी स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड है ना। तो स्टेप सेकंड में आपको काम ये करना है कि भैया स्टेप फर्स्ट से जो वैल्यू मिली है ना, वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, ठीक है, डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। ये कंडीशन है कि भैया स्टेप फर्स्ट से आपको जो वैल्यू मिली है ना, उस वैल्यू को आप क्या करोगे भैया जी, आपको यहां पर जो मिनिमम वैल्यू मिली है उस मिनिमम वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए भैया 3 चीजें है ना, तो जैसे यहां पर जो है मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार्बन है 3.33 डिवाइड बाय, अच्छा यहां पर क्या वैल्यू मिली 6.66, यहां पर 3.33, ये सबकी स्टेप फर्स्ट की वैल्यू है ना। अब इनको क्या करो, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो, है ना। तो 3.33 सबसे छोटा है, इसको भी 3.33 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो देखो स्टेप सेकंड आ गया कि ये ही स्टेप सेकंड है अपने पास। स्टेप सेकंड क्या किया है देख लो जरा, कि वैल्यू फ्रॉम स्टेप फर्स्ट में जो वैल्यू मिली वो ऊपर, और तीनों वैल्यूज जितने भी वैल्यूज मिली है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दिया। तो भैया ये हमारे पास जो है वो क्या आएगा, 1, ये आ गया जी कितना 2, और ये आ गया 1। और भैया ये स्टेप सेकंड में जो वैल्यू मिलेगी ना, ये आपको मिलेगा परमाणुओं की संख्या का सरलतम मान, परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ये हमारे पास जो स्टेप सेकंड में आएगा, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। आ गया काम, है ना। तो भैया देखो जरा कि मेरे पास मूलानुपाती सूत्र आ गया, सिंपल सा काम है, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र देखो क्या आया, ये सूत्र आया मेरे पास CH2। इस तरीके से करना है ना। क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है कि भैया जो भी भार प्रतिशतता दी है उसको उसी के परमाणु भार से डिवाइड कर दो। पहले स्टेप में जो वैल्यू मिले उसमें उस वैल्यू को सारी वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। कई बार ऐसी कंडीशन आती है जैसे यहां पर भी आपको सरलतम अनुपात नहीं मिलता है, कि मान लो यहां पर जो 1.2 आ गया, यहां पर जो मान लो 2.8 आ गया, तो क्या करें। तो भैया अगर आपको दूसरे स्टेप में भी अगर पूर्णांक वैल्यू ना मिले ना, तो आपको उसको नियर बाय इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो यहाँ 1.2 मिल रहा है तो इसको 1 लिख देंगे, यहाँ 2.8 मिल रहा है तो इसको 3 लिख देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर भैया जी कोई जो है वो इस तरीके से वैल्यू ना मिले, आपको पूर्णांक वैल्यू ना मिले, तो आप क्या करोगे, आप यही काम करोगे भैया कि आप यही काम करोगे कि जो नियरेस्ट इंटीजर है उसमें कन्वर्ट कर लेना। हाँ, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि भैया जैसे अनुपात आया 1:2.5:1, ऐसी कंडीशन आ गई। अब यार 2.5 का निकटवर्ती इंटीजर क्या है, हम 2 लें या 3 लें। तो भैया ना तो 2 लेना है ना 3 लेना है। अगर 0.5 का फैक्टर कहीं आ रहा है ना, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 अनुपात ये 5 अनुपात ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये काम आपको करना होता है। ठीक है, मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, है ना, हर तरीके का एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मूलानुपाती सूत्र। अब हमें तो क्या चाहिए, अणुसूत्र चाहिए। तो अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो n अणुभार कितना है जी 180। मूलानुपाती सूत्र भार देखो जरा, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 2। जैसे अणुभार ज्ञात करते हैं वैसे ही मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करना है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया जी 16 हो गया। तो टोटल कितना आया 30 आया, तो ये आया 6। तो इसका मतलब अणुसूत्र अब इसको जो है आप 6 से गुणा कर दो। तो 6 से गुणा करूंगा तो C6H12O6। ये हमारे पास तरीका है भैया क्या ज्ञात करने का, एक तरीके से मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करने का। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन करते हैं, देखना जरा। तो भैया देखना जरा, एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन ऐसा है, जैसे मैंने आपको दिया है कि एक
कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, है ना, या नाइट्रोजन 46.66%, हाइड्रोजन 6.66%, कार्बन 20% तथा शेष ऑक्सीजन है, है ना। फिर आपको ये बोल रखा है कि यदि यौगिक का अणुभार 60 है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया ये कंडीशन है हमारे पास, है ना। सिंपल सा काम है, यौगिक का अणुभार 60 है तो यौगिक का जो वो अणुसूत्र पूछा है। अब वही बात कि अगर हमें अणुसूत्र बताना है तो अणुसूत्र से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। वही हम सारे स्टेप काम में लेंगे। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें जो वो नाइट्रोजन है, इसमें जो वो हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है और बाकी जो वो क्या बच गया, ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 हो 5 हो 3 हो, है ना। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो जो इनका परसेंटेज है, प्रतिशतता, वो हम इसके नीचे लिख देते हैं। तो प्रतिशतता जो है वो ऐसी है, नाइट्रोजन का तो कितना है जी, नाइट्रोजन का है 46.66%, कार्बन हाइड्रोजन का हो गया 6.66%, कार्बन का हो गया कितना 20%, और बाकी कौन हो गया, बाकी हो गया ऑक्सीजन। बाकी मतलब 100 में से माइनस कर दो, तो ये 46 और जो है वो 20, तो जितना बचेगा 26.66%, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको क्या कहा अभी कि भैया जो परसेंटेज दिया है डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, कि जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको उसी के परमाणु भार से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी आएगी कि 46.66 डिवाइड बाय, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, 6.66 डिवाइड बाय कितना 1, 20 डिवाइड बाय इसका कितना 12, और ये आ जाएगा 26.66 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको हम करते हैं थोड़ा सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे आएगा 3.33, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा जी 6.66, है ना। और इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 24 बार 36 बार चौक 48 12 5 60 75, 1.66 के आसपास आना चाहिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी जो कितना आएगा जी, ये भी आना चाहिए 1.3 के आसपास अप्रोक्स। देखो ज़रा, हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा कितना 1.66, है ना। तो हमारे पास जो सबका क्या आ गया है, एक तरीके से देखो यही सिंपलेस्ट रेशियो है, यही रेशियो होता है एटम्स का, यही परमाणु का अनुपात है। लेकिन हमें परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताना है, तो स्टेप सेकंड क्या कहता है भैया, स्टेप फर्स्ट से जो वैल्यू मिली है 3.33 डिवाइड बाय, इस वैल्यू को क्या करो भैया, आप सबसे डिवाइड कर दो, इन सबसे जो है आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और इन सबसे जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो जरा, डिवाइड बाय 1.66, कि भाई स्टेप फर्स्ट से जो वैल्यू मिली है इसको क्या करोगे, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमारे पास परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात आ जाएगा, ये 4 आएगा, है ना। और इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 2 आएगा। परमाणु की संख्या का क्या आ गया जी, सरलतम अनुपात आ गया। और परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात ये है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आएगा देखो जरा, N2H4 और ये क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। क्लियर है बात। और अगर मुझे N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चेक करनी है, तो अणुभार तो कितना है 60, और इसका फॉर्मूला वेट अगर मैं चेक करूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, नाइट्रोजन का कितना 28, 28 4 कितना 32, 32 और 12 कितना हो गया, 32 12 और 16, टोटल करो कितना आएगा, 60 ही आएगा। N की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आएगा, क्या आएगा जी, N2H4 और ये क्या आएगा, CO आएगा। ये हमारे पास जो इस तरीके से आपको सिंपल सा काम है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। और देखो जरा कि एक क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखेगा। तो भैया देखो जरा कि क्वेश्चन ऐसा ही है अपने पास
सेम क्वेश्चन है, वैसा ही सेम टू सेम। देखो जरा क्या बोल रहा है। एक कार्बनिक यौगिक में 40.687% कार्बन, 5.085% हाइड्रोजन और 54.228% ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, इस बार वाष्प घनत्व आपको दे रखा है। वैसे जो हो, अगर आप शुरू से क्लासेस ले रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि वाष्प घनत्व क्या होता है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखो कितनी चीजें अपने पास है ना, एक तो इसमें कार्बन हो गया, एक इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना किसकी, प्रतिशतता की, तो प्रतिशतता जो है वो किसकी कितनी होगी, 40.687% तो क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है जी, 5.085% जो किसका है, हाइड्रोजन का है। और ऑक्सीजन का कितना है, 54.228% जो किसका है जी, ऑक्सीजन का है। अब सबसे पहला स्टेप वही कि भाई जो आपको दे रखा है ना, जो मास परसेंटेज है उसको उसी के परमाणु भार से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 40.687 डिवाइड बाई कितना, 12। ये आ जाएगा 5.085 डिवाइड बाई कितना, 1। ये आ जाएगा 54.228 डिवाइड बाई कितना, 16। ये कंडीशन है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा जी 3.38 बार 24 बार 36, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 5.085 और इसको सॉल्व करो, ये 16 48 3.38 आएगा। ये लो। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड ये कहता है कि भैया स्टेप फर्स्ट से जो वैल्यू मिली है 3.38, इसको इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि सरलतम अनुपात आ जाए। तो 3.38 डिवाइड बाय 3.38, ये आया 1। ये आएगा 5.085 है ना, डिवाइड बाय 3.38 और इसको सॉल्व करो, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 और ये 3.38 डिवाइड बाय 3.38, ये जो है वो हमारे पास आएगा कितना, 1। चेक करो जरा ऐसा ही होगा क्या, ठीक है। ये आ गया कितना, 1, है ना। अब देखो जरा कि मैंने आपको कहा था ना कि अगर कहीं पर 0.5 का फैक्टर आए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली ये लगभग 4 आएगा, है ना। एग्जैक्टली 4 नहीं आता, हम तो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यार 1.5 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, तो 1.5 को ना तो हम 1 लिख सकते हैं ना 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सारे अनुपात को 2 से गुणा कर देंगे। तो सारे अनुपात को 2 से गुणा कर देंगे, सबको 2 से गुणा कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये 2, ये 1.5 गुणा 2 कितना आएगा जी, 3 और ये आएगा 1 गुणा 2, ये आया 2। तो भैया परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात आ गया 2:3:2। कहने का मतलब यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ना, ये हमारे पास क्या रहेगा, C2H3O2, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है बात। अब देखो वेपर डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, अणुभार डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है भैया, जो अपने पास वाष्प घनत्व होता है अणुभार का आधा होता है। तो वाष्प घनत्व अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या, आपको अणुभार दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा कितना, 59 × 2। ये हमारे पास जो क्या है जी, मॉलिक्यूलर वेट है। और इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 118 आ जाएगा, है ना। और 118 आएगा तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, एक n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आएगा 118 डिवाइड बाय, इसका चेक करते हैं, 12 24 24 और 3 कितना हो गया, 27 27 और 32 मुझे चेक करना है। तो 27 और 20 कितना, 47 और कितना, 27 और 20 47 32 चेक करना था, 47 57 57 और 2 59। ये लो जी, एन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया C4H6O4। ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले परसेंटेज जो कंपोजिशन था या प्रतिशत संगठन जो था, कि भाई उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, कि भाई इस तरीके के सवाल जो है आपको पूछ सकता है। इसके अलावा भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में जो है वो कवर कर ली है। आप जो है वो इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, 6 नंबर लेक्चर। तो डायरेक्टली एक तो परसेंटेज पूछ सकता है भैया आपको, ठीक है, कि डायरेक्टली जो हो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है जहां पर आपको न्यूनतम संभव अणुभार पूछ ले, है ना। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस है वो क्या है, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे, क्योंकि हर तरीके का क्वेश्चन हमने इस पर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखना जरा कि आपके चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है भैया अपने पास अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट में। कैलकुलेटिव पार्ट क्वेश्चन, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो वो यही से आता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से ही आता है। तो पॉइंट है भैया अपने पास क्या, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री
ऑफ रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो जी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्या होती है। पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि हम मोल कंसेप्ट में जब भी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एक रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मोल कंसेप्ट में, तो भैया आपकी रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन संतुलित नहीं है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो पक्का गलत होने वाला है। तो क्या ध्यान में रखना है कि मोल कंसेप्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी कोई रिएक्शन दिए मान लो, तो किसी रिएक्शन से संबंधित आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल दे तो क्या ध्यान में रखोगे, तो ध्यान में ये रखोगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब रस समीकरण मिति क्या होती है, तो भैया ध्यान में रखना कि पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से ही बात करूंगा, तो मैं ये लिखूंगा कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, ठीक है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्रियाकारकों तथा उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो बस ये है रस समीकरण मिति। क्या होता है भैया कि भाई ये आपको ये बताता है ओवरऑल कि क्रियाकारक की कितनी मात्रा से उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि उत्पाद की इतनी मात्रा बनाने के लिए क्रियाकारक का कितना चाहिए, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो ये कोई रिएक्शन है अपने पास, AA BB इज कन्वर्टिंग इनटू CC और ये है जी DD, और ये रिएक्शन है एक संतुलित अभिक्रिया है, ध्यान रखना संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, और जब भी रिएक्शन अगर इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में रिएक्शन दी हुई है, मान लो x + y इज कन्वर्टिंग इनटू z, a + b इज कन्वर्टिंग इनटू c, इस तरह की कोई भी रिएक्शन अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको आपको बैलेंस ही मानना होता है। सबसे जरूरी चीज भैया जी ये जो है ना, ये तो है अपने पास क्या, क्रियाकारक और उत्पाद, और इसके आगे आप याद करो कि भाई छोटी क्लासेस में जो है वो आपने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये लगाया होगा ना, N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, है ना। तो भैया ये तो हो गए हमारे क्रियाकारक, और ये क्यों लगाते हैं हम 2 3 या फिर यहां पर हमने 1 लगा रखा है, ये किस लिए लगाते हैं, ये हम लगाते हैं भैया रिएक्शन को संतुलित करने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आप जो यहां पर इनके आगे लिखते हो, जो गुणांक लगाते हो, उनको हम बोलते हैं जी रस समीकरण मितीय गुणांक। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, तो रस समीकरण मितीय गुणांकों की बात हम करेंगे। ये A है, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक B है, इसका C है, और इसका कितना है D। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होते हैं, तो किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आप जो गुणांक काम में लेते हो, जो लगाते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक बोलेंगे। और ये जो रस समीकरण मितीय गुणांक है ना, इनका सबसे बेसिक मतलब होता है जी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो भैया आज के बाद में आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस तो करना आता ही है, ऐसा मैं मानता हूं। हिट एंड ट्रायल से हम बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल सी बैलेंस की रिएक्शन आएगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं आएगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें रेडॉक्स का तरीका काम में लेना पड़ता है, लेकिन उतनी नहीं आएगी, सिंपल सी रिएक्शन आएगी। तो बैलेंस करना तो हमें आता ही है। तो भैया किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसका मतलब ये होगा कि इसके A मोल इसके B मोल के साथ रिएक्शन करके इसका C और इसका D मोल बनाते हैं। याद रखना जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उनका सबसे पहला जो मतलब है ना, रस समीकरण मितीय गुणांकों का जो सबसे पहला मतलब है वो हमें मोल से लेना है कि भाई रस समीकरण मितीय गुणांक मोल के बारे में बताता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से भी इसको समझ लेंगे। तो मोलों की संख्या अगर आ गई तो भैया हम बहुत सारी चीजें इसके बारे में और भी बता सकते हैं कि मोलों की संख्या अगर आ गई तो हम यहां पर जो है ना इसी से अणुओं की संख्या भी बता सकते हैं। अणुओं की संख्या हमें यह पता है कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं जी, भैया 1 मोल में अणु होते हैं Na।
तो यहां पर अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, A इंटू एन ए, यहां पर B इंटू कितना आ गया एन ए, यहां पर C इंटू एन ए, यहां पर D इंटू एन ए। ये हमारे पास क्या आ गई, अणुओं की संख्या। ठीक, फिर इसके बाद में भैया अणुओं की संख्या अगर आ गई, मोलों की संख्या आ गई, अणुओं की संख्या आ गई। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लो ये सारी की सारी प्रजातियां जितनी भी है, ये सारी की सारी गैसियस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये सारी की सारी प्रजातियां गैसियस है ना। तो यहां पर मैं इनका आयतन भी बता सकता हूं, आयतन। और आयतन जो है वो एसटीपी पर जो है वो हमें आयतन इनका लिखना है। हमें यह पता है कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है भैया, 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन होता है 22.4, है ना। तो यहां पर इसका आयतन कितना होगा, इसका आ जाएगा भैया 22.4 गुणा A लीटर, इसका आ जाएगा कितना 22.4 गुणा B लीटर, इसका आ जाएगा जी 22.4 गुणा C लीटर, और इसका आ जाएगा 22.4 गुणा D लीटर। ये हमारे पास जो सबका क्या आ गया, आयतन आ गया, सीधा सा काम है ना। और भैया फिर जो मैं इनका भार भी ज्ञात कर सकता हूं, अगर मेरे पास मोल है तो हम भार भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें यह पता है कि किसी भी कंपाउंड के या किसी भी तत्व के 1 मोल का जो भार होता है ना, 1 मोल का भार वो अणुभार के बराबर होता है। तो अगर इसका अणुभार मान लो MA है तो इसका भार कितना आ जाएगा, 1 मोल का भार कितना है MA, तो इंटू कर दो A से, ये इसका कुल भार है। इसका भार कितना होगा MB गुणा B, इसका भार कितना होगा MC गुणा C, इसका भार कितना होगा जी MD गुणा D। ये लो जी, हमारे पास सबका भार भी आ गया। कहने का मतलब जो रस समीकरण मिति है, और रस समीकरण मिति आपको बहुत सी चीजों के बारे में बता सकती है, लेकिन आपको रस समीकरण मिति का सबसे बेसिक मतलब क्या निकालना है, वो निकालना भैया ये मोलों की संख्या। एक रिएक्शन को पढ़ना आपको आना चाहिए, मैंने ये बात अभी बोली। तो किस तरीके से आप एक रिएक्शन को पढ़ोगे, तो देखो जरा कि जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है जी N2, ये जो अभी हमने सीखा ना, इसको मैं अप्लाई करना बताता हूं आपको, 2NH3, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो आप देखो सबसे पहले रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा SC। ठीक है, SC का मतलब हो गया यहां स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां पर जो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, पहले रिएक्शन को चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो इधर देखो नाइट्रोजन कितने 2, इधर हाइड्रोजन के कितने 6, इधर भी नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, रिएक्शन अपनी बैलेंस है। तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1, इसका 3 और इसका कितना है जी 2 है। सीधा सा काम हो गया काम। फिर देखो जरा कि इसका सबसे बेसिक मतलब मैंने क्या कहा, मोल, है ना। तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बनाता है। यही रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है। क्या है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका कितना मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है। हो गया काम। अब मोल आ गए तो हम बाकी सारी चीजें बता सकते हैं। सारे के सारे गैसीय है तो हम आयतन भी बता सकते हैं, या पहले अणुओं की संख्या में बता देता हूं। तो अणुओं की संख्या बताने का तरीका क्या, 1 मोल में अणु कितने जी Na, तो यहां इसके Na अणु इसके 3 Na अणुओं के साथ मिलकर इसके कितने अणु बना रहे हैं, 2 Na। मैं आयतन बता सकता हूं, आयतन, है ना, और आयतन वही एसटीपी पर। तो भैया 1 मोल का आयतन कितना 22.4 लीटर, तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर, इसके 3 मोल आयतन या 3 गुणा 22.4 हो जाएगा, यानी कि कितना 67.2 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका जो कितना 44.8 लीटर बना रहा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वही हमने जो इसी से क्या किया, आयतन निकाला है ना, कि 1 मोल का आयतन 22.4, तो बस मोलों की संख्या को 22.4 से गुणा करते जाओ। भार भी मैं ज्ञात कर सकता हूं भैया, भार चेक करो। इसके 1 मोल का भार कितना है जी 28 ग्राम, इसके 3 मोल का भार कितना हो जाएगा जी 6 ग्राम, अणुभार के बराबर 1 मोल का भार होता है ना। और इसके जो वो 2 मोल का भार कितना हो जाएगा जी 34 ग्राम हो जाएगा। ये लो भार भी आ गया। तो आपको क्या करना है कि कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आ जाए, बस उस रिएक्शन को पढ़ना आपको आना चाहिए। और पढ़ने का तरीका जो है वो आप कैसे, मोल से ही आप पढ़ोगे। जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ही आपको क्या मानना है, मोल मान लेना है। सिंपल सा काम है। जैसे एक रिएक्शन और मैं लेता हूं, है ना, कोई भी रिएक्शन है, जैसे SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO3, ये रिएक्शन है। मुझे बताओ सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये गलत है। ठीक है, कारण क्या है गलत होने का, भैया आप रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री का अध्ययन जब भी कर रहे हो, आप रिएक्शन की रस समीकरण मिति का अध्ययन जब भी कर रहे हो, तो आपकी रिएक्शन पहला काम बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बहुत सारे केस में भैया जी ऐसा होगा कि आपको रिएक्शन बैलेंस करके देगा, हो सकता है रिएक्शन बैलेंस करके दे, लेकिन हो सकता है रिएक्शन बैलेंस करके ना दे। तो अपना पहला काम है रिएक्शन को संतुलित करना। तो भैया रिएक्शन को देखो जरा संतुलित करता हूं, ये हमारी रिएक्शन हो गई जी बैलेंस। ठीक है,
इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ 2SO3। चेक करना जरा बैलेंस हुई कि नहीं हुई। 4 6 4 6 हो गया बस, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2, इसका 1, इसका 2। सबसे पहला मतलब क्या, मोल, कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। बाकी हम चेक कर लेंगे, बस ये रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है, ठीक है, कि रस समीकरण मितीय गुणांकों को काम में लेते हुए आपको रिएक्शन की स्टडी करनी है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा कि भैया एक पॉइंट ये है इसमें कि कोई रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है AA BB इज कन्वर्टिंग इनटू, या मैं इसको जो हो अगले पेज में अगर लिख दूं तो ही अपना ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है जी, है ना, फॉर एनी रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन है अपने पास इस तरीके की AA BB इज कन्वर्टिंग इनटू CC और साथ में ये आया D, ये इस तरीके की कोई रिएक्शन अपने पास है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हमें यह पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक वो तो कंज्यूम होते हैं, क्रियाकारक तो काम में आते हैं। कहने का मतलब क्रियाकारकों के मोल तो समय के साथ साथ क्या होंगे, कम होंगे, और उत्पाद जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उत्पादों के मोल समय के साथ साथ क्या होंगे जी, बढ़ेंगे। ऐसा ही होता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा इनके मोल तो क्रिया करेंगे और इनके मोल क्या होंगे, बनेंगे। तो इसमें एक रिलेशन आता है, सबसे पहले ए के क्रियाकारी मोल, ए के क्रियाकारी मोल, ठीक है, डिवाइड बाय ए का रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, ए। याद रखना ये रिएक्शन संतुलित है, कि ये जो रिलेशन मैं लिख रहा हूं ये हम तभी काम में ले सकते हैं जब रिएक्शन बैलेंस है। ये बराबर होगा जी बी के क्रियाकारी मोल, बी के क्रियाकारी, आप चाहो तो इसको जो हो ऐसे लिख सकते हो Na, है ना, और ये बराबर होगा बी के क्रियाकारी मोल, क्रियाकारी मोल, ठीक है। ये है जी Nb डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, स्मॉल b, ये बराबर होगा C के प्राप्त मोल, प्राप्त मोल, ये होगा जी Nc डिवाइड बाय कितना C, और ये बराबर होगा जी D के प्राप्त मोल, D के प्राप्त मोल, ये जो है वो Nd और डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, D। ये लो जी, है ना, सीधा सा काम है। ये एक कंडीशन है। अब ये क्या रिलेशन है और ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी बात भी हम करेंगे। आपने जो छोटी क्लासों में एक नियम पढ़ा होगा ना, एक यूनिटी मेथड, एक नियम, कि जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई 5 किलो का मूल्य जो है वो 50 रुपये है ना, तो मैंने आपको पूछ लिया 50 किलो का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे कि 5 किलो का मूल्य 50 है, तो 1 केले का मूल्य कितना आ गया, 50/5, यानी कि कितना, 10 रुपये। तो 50 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा, 10 × 50 कितना आ गया, 500 रुपये आ गया, है ना। तो ये क्या है, एक नियम है। तो ये वास्तव में आपके सामने मैंने जो लिखा है ना, ये और कुछ नहीं है, ये एक नियम ही है, ये और कुछ नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं जी, एक नियम बोलते हैं। और इसी को जो अभी मैंने आपको बताया एक नियम, उसी को हमने मॉडिफाई करके एक फॉर्मूले के फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक नियम ही है, ठीक है। अब चलो जरा कि इसको कैसे काम में लेना है। अच्छा, मैं आपको जो है ना एक नियम से भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और मैं आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो वो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखना जरा कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, है ना। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से संबंधित प्रश्न, ठीक है, कि भैया एक रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है, रस समीकरण मिति होती है, उससे रिलेटेड सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं एक चीज बता देता हूं कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से रिलेटेड सवाल 3 तरीके के होते हैं भैया, 3 केस इसमें बनते हैं। सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे, केस 1, और केस 1 में है सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि भैया ऐसी अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें केवल एक ही अभिक्रमक हो, है ना। यदि
केवल एक ही अभिक्रमक उपस्थित हो, अभिक्रमक उपस्थित हो, है ना। ये सबसे पहला अपने पास जो है वो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर केवल जो है वो एक ही अभिक्रमक उपस्थित है तो इनको जो है वो सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम में हमें शामिल करना है। देखो आपको जब भी जो है ना स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए, मैंने कहा ना कि 3 केस हमारे पास बनते हैं, 3 केस बनते हैं, और 3 केस में से, तीनों केस में से कौन सा वाला केस है आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है ना। तो यहां पर केवल और केवल उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनमें केवल एक रिएजेंट उपस्थित है, एक ही अभिक्रमक उपस्थित है। जैसे एक सवाल मैं सिंपल सा लेता हूं यहां पर, है ना, सबसे आसान सा काम है। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया 10 ग्राम CaCO3 के विघटन से STP पर प्राप्त CO2 का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। अब कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। कई बार क्या करेगा कि क्वेश्चन में रिएक्शन आपको लिख के देगा, और कई बार रिएक्शन इतनी जनरल होती है कि वो लिख के देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि इस वाले प्रश्न में आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये सॉलिड होता है, इसका विघटन में कराऊंगा, इसको गर्म करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा जी, CO2 गैस। आप ध्यान से देखना इसमें केवल एक ही क्रियाकारक, एक ही अभिक्रमक उपस्थित है, तो सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहला काम आपको देखना है कि रिएक्शन अपनी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हमारी रिएक्शन बिल्कुल संतुलित है, कैल्शियम कार्बोनेट इधर एक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक है, और CaO भी एक है। अब इस रिएक्शन के लिए आपको जो मैंने अभी ये रिलेशन लिखना बताया था ना, मैं काम करता हूं, है ना, मैं आपको पहले इस रिलेशन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है जी, N2 + 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, है ना। अब ये रिलेशन हमें इसके लिए लिखना है, इसके क्रियाकारी मोल, इसके क्रियाकारी मोल बट्टा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक। तो इसके क्रियाकारी मोल मान लो NN2, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 1। इसके जो क्रियाकारी मोल कितने हैं, NH2 डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 3। इसके जो है वो बनने वाले मोल NNH3 डिवाइड बाय कितना, 2। ये रिलेशन आ गया भैया इसके लिए, सिंपल सा काम है। अब मान लो आपको जो है वो इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है या पूछिए, तो इन दोनों को रख लो, बाकी को हटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। अभी कैसे अप्लाई करना है वो तो मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कोई और रिएक्शन भी है अपने पास, है ना, कोई और रिएक्शन ये है कि जैसे अभी जो हमने रिएक्शन ली थी यही रिएक्शन ले लेते हैं, 2SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO2 + O2। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसके क्रियाकारी मोल NSO3 डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक 2, ये बराबर होगा इसके प्राप्त मोल NSO2 डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक 2, ये बराबर होगा NO2 डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, 1। ये लो जी, है ना। अब यही रिलेशन हम इसके लिए लिखते हैं, ये रिएक्शन है, बैलेंस है। मैं क्या लिखूंगा, NCaCO3, इधर देखिएगा, NCaCO3 डिवाइड बाय 1, NCaO डिवाइड बाय 1, NCO2 डिवाइड बाय 1। क्या है ये, इसके क्रियाकारी मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके प्राप्त मोल डिवाइड बाय इसका, क्रियाकारकों के लिए तो लिखना क्रियाकारी मोल, और उत्पादों के लिए लिखना होता है क्या, प्राप्त मोल, ठीक है ना। अब देखो जी क्या कंडीशन है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है भैया इसका 10 ग्राम और इसका पूछा है आपको, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं, हम तो मोल कंसेप्ट में जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं सारी कैलकुलेशन मोल से ही करते हैं। क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया हो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, आपको क्या करना है, हमेशा कैलकुलेशन मोल से ही करेंगे। तो इसने भार दिया है, आयतन पूछा है, तो मैं तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका मोल कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय कितना, 100, 0.1 मोल आया कि दिया गया भार बटे अणुभार। अब मैं क्या करूंगा, मैं CO2 के मोल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, रस समीकरण मिति, अभिक्रिया को पढ़ो। मैंने क्या कहा था, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसका भी कितना मोल बनता है, 1 बनता है। यही तो है रस समीकरण मिति, है ना। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, 0.1 बनेगा। तो इसके 0.1 से इसका 0.1 मोल बनेगा, और हमें पता है 1 मोल का एसटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4। तो 22.4 गुणा क्या कर दो, 0.1, आंसर आ गया अपना। सिंपल सा काम है, लेकिन हम तो इस तरीके से करेंगे। आपको देखो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दे रखी है, CO2 के बारे में पूछ रखी है। तो जिसके बारे में दे रखी है उसको रखो, और जिसके बारे में पूछिए उसको रखो, और बाकी को हटा दो। तो यहां से मैं ऐसा बोलूंगा, NCaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के क्रियाकारी मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1,
CO2 के प्राप्त मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, 1। हो गया काम। तो भैया इसके कितने मोल रिएक्शन करवाने हैं, तो दे रखा है 0.1 मोल रिएक्शन करवाने हैं। 0.1 मोल बराबर NCO2। तो मेरे पास CO2 के मोल कितने बने, CO2 के प्राप्त मोल आ गए जी 0.1। तो STP पर आयतन, STP पर आयतन, तो ये हमें पता है 1 मोल का आयतन होता है 22.4, तो 0.1 मोल का आयतन गुणा 1 कितना, 2.24 लीटर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, सीधा सा काम है। तो सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स में हमारे पास इसी प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जिनमें केवल और केवल एक ही क्रियाकारक होगा। और क्वेश्चन में जानकारी आपको हो सकता है डायरेक्टली मोल के बारे में जानकारी दे दे, आपको भार दे सकता है, आपको अणुओं की संख्या दे सकता है, आपको आयतन दे सकता है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन केवल हम मोल के साथ ही करेंगे। दूसरी तरफ भी आपको भार पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है, अणुओं की संख्या पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन हम मोल के साथ ही करेंगे। आप जो है वो मोल कैलकुलेट करो और फिर जो एक मोल से जो है वो एक मोल का जो मतलब मैंने शुरू में आपको बताया था उससे उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। क्लियर है बात। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, है ना, जैसे भैया एक क्वेश्चन है मेरे पास, अभिक्रिया, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2 में NH3 के 3.4 ग्राम से प्राप्त N2 का भार तथा H2 का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे भैया, ठीक है, जिनमें एक तरीके से जो वो केवल एक अभिक्रमक होगा। कई बार कंडीशन ऐसी आएगी एक से ज़्यादा अभिक्रमक है, वो भी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी देखो ज़रा क्या करना है, रिएक्शन, सबसे पहला काम हमारी रिएक्शन संतुलित है या नहीं है वो चेक करना है। तो भैया साफ दिख रहा है रिएक्शन जो है वो हमारी क्या है, संतुलित है। ठीक है, क्या चीज़ गिवन है वो देखो। सबसे पहला काम है भैया 3.4 ग्राम, जो चीज़ गिवन है अगर वो चीज़ मोल में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो किस में, मोल में। तो इसको मैं सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करता हूँ। तो 3.4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा जी, 17 आ जाएगा। इसके मोल आ गए 0.2, यानी इसके क्रियाकारी मोल कितने हैं, 0.2। इस सवाल को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन का भार ज्ञात करना है तो नाइट्रोजन का मोल ज्ञात करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, रस समीकरण मिति को पढ़ो कि 2 मोल अमोनिया से कितना मोल नाइट्रोजन प्राप्त होता है, 1 मोल N2 प्राप्त होता है। कि इसके 2 मोल से, है ना, 2 मोल NH3 से 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2। तो इसके 0.2 मोल से कितना बनेगा, 1/2 गुणा 0.2, 0.1 मोल। और भैया इसका 0.1 मोल जो है वो प्राप्त होगा, खत्म बात। और 0.1 मोल प्राप्त होगा तो भार पूछा है, गुणा कर दो इसके अणुभार से, है ना। ऐसे ही इसके 2 मोल से हाइड्रोजन का कितना बनता है, 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। तो 0.2 से कितना बनेगा, 3/2 गुणा 0.2, यानी कि इसका मोल बनेगा कितना, 0.3 बनेगा। और 0.3 है तो अब आप गुणा कर दो किससे, 22.4 से, तो STP पर आयतन आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये तो एक एक नियम है, लेकिन इसी को हमने जो चेंज करके फॉर्मूले में बदल दिया है ना। जैसे सबसे पहला काम है कि 4N2, मुझे N2 के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो रिलेशन क्या कहता है कि इसके क्रियाकारी मोल NNH3 डिवाइड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, 2, ये बराबर होगा इसके प्राप्त मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना, 1। हाइड्रोजन भी इसके बराबर होगा, लेकिन भैया मैंने क्या कहा कि जो दे रखा है वो और जो कैलकुलेट करना है वो, उन दोनों को रखो, बाकी को हटा दो। तो यहां से NNH3 इसके कितने मोल रिएक्ट करवाने हैं मुझे, 0.2 मोल रिएक्ट करवाने, डिवाइड बाय 2NN2/1। तो मेरे पास ये लो जी, नाइट्रोजन के प्राप्त मोल आ गए कितने, 0.1। और आपको तो भार पूछा है, तो भार ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 0.1 गुणा 28, ये आ जाएगा कितना, 2.8 ग्राम। सीधा सा काम, सिंपल सा काम। दूसरी तरफ 4H2, H2 के लिए यही काम मैं करूंगा। तो क्या आएगा, NNH3 डिवाइड बाय कितना, 2, कि इसके क्रियाकारी मोल बटा इसका रस समीकरण मितीय गुणांक। अब ये बराबर होगा NH2 डिवाइड बाय
3 कि इसके प्राप्त मोल डिवाइड बाय इसका रस समीकरण मितीय गुणांक। मुझे तो यही याद करना है कि H2 के कितने मोल प्राप्त होंगे। तो भैया इसके मोल कितने रिएक्शन करवाऊंगा 0.2, क्वेश्चन में दे रखा है इतने मोल रिएक्शन करवाने NH2/3 और यहाँ से इसको सॉल्व करो, मेरे पास NH2 निकल के आ गए कितने भैया 0.3 मोल आ गए इसके नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के, है ना। तो STP पर आयतन, STP पर आयतन हमें पता है जी 1 मोल का आयतन होता है कितना 22.4, तो 0.3 मोल का आयतन होगा गुणा 0.3, ये आ जाएगा 6.62, रुको 6.72 लीटर। यही हमारा आंसर है। तो सिंगल रिएजेंट प्रॉब्लम्स में आपको यही काम करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर कुछ क्वेश्चन और लेंगे, फिर केस सेकंड और केस थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है स्टोइकियोमेट्री में, उसकी बात भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको जो अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही चैनल पर आप जुड़े रहें और भी अपने उन दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें जो इस साल नीट की एग्जाम दे रहे हैं या जेईई की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।